नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। दोस्तों, ट्रायंगल्स पे मेंसुरेशन हम लोग कर रहे थे। आज उससे आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें ट्रायंगल्स में और हमको करनी चाहिए। दोस्तों, आपने देखा कि कल की क्लास में हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आए हुए हैं और जिस तरह के आए जा सकते हैं, स्पेशली थोड़े स्मार्ट क्वेश्चन, सीधे भुजा दे के एरिया बताना, ये सब आप कर चुके थे। स्मार्टली कुछ क्वेश्चंस को कैसे किया जा सकता है, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी थी वगैरह वगैरह। दोस्तों, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन। अब दोस्तों, कोई इधर उधर की बातें नहीं है, कोई गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग नहीं है। मेरी तरफ से एक साथ सबको राम राम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, आदाब और सत श्री अकाल। दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके सामने है। In triangle ABC, D is a point on AB and E is a point on CD such that the areas of triangle ADE, AEC and BDE are 15, 36 and 9 centimeter square. Find the area of BEC. दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया, मतलब आप, मेरा दिल इतना खुश हो जाएगा आप सोच नहीं सकते। और ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, पर ये स्मार्ट है, ये एग्जाम्स में आएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको इसका आंसर देना है। इन ट्राइंगल ABC, D is a point on AB and E is a point on CD. D AB पर एक बिंदु है और E CD पर एक बिंदु है। ये A, ये B, ये C, D AB पर एक बिंदु है, D AB पर एक बिंदु है और E CD पर एक बिंदु है। दोस्तों, CD मतलब ये लाइन, इस पर एक बिंदु है E। ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल AEC, ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल BE और ट्रायंगल, अच्छा ये हो गए। इसका देखो, पहले ADE बोला, ADE का क्षेत्रफल है 15, फिर आपसे AEC बोला, AEC का एरिया है 36, फिर आपसे ट्रायंगल BDE बोला, BDE का एरिया कितना है 9, और आपसे ट्रायंगल BEC का क्षेत्रफल पूछा है। दोस्तों, अगर ये आपने दे दिया इसका आंसर, आप सोच नहीं सकते कि मुझे कितनी खुशी होगी। यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर है या नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं कही है। अपने मन से मत मानना, क्वेश्चन में जो जो जरूरी है वो सब कुछ कह दिया गया है। दोस्तों, जरा गौर से देखो कि इस क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा है, 4 ट्राइंगल्स में बांटा, 3 ट्राइंगल्स का एरिया दे दिया और आपसे चौथे ट्राइंगल का एरिया पूछ लिया है। हाँ भैया, जल्दी से जल्दी आंसर दो। देखो ध्यान से, ये पूरा डायग्राम क्वेश्चन के हिसाब से आपने बनाया, क्वेश्चन में दिया नहीं गया है डायग्राम। आपसे बोला एक ट्रायंगल है ABC, इसमें D इज अ पॉइंट ऑन AB, D AB पर एक बिंदु है, E इज अ पॉइंट ऑन CD, E CD पर एक बिंदु है। फिर इन 3 ट्रायंगल्स का एरिया आपको दिया और आपसे इस ट्रायंगल का एरिया पूछा। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर आपको बताना है। अब दोस्तों, करेक्ट आंसर आप लोग के आने ही लग गए हैं, तो जरा गौर से देखना। आप सिर्फ इस ऊपर वाले बड़े ट्रायंगल को देखो। दोस्तों, ये ट्रायंगल, मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं? ADC, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना। दोस्तों, ये 15 है इसका एरिया और इसका एरिया 36 है। कल आपको याद होगा मैंने एक चीज बताई थी कि जिस अनुपात में आधार बटे हुए हैं, उसी अनुपात में दोस्तों, उसी अनुपात में एरिया होगा। यानी अगर ये एरिया 15 है, ये एरिया 36 है, इसका मतलब इन आधारों का अनुपात भी 15:36 होगा। आई होप आप ये जानते हैं। मतलब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ये लाइन DE अनुपात EC का रेशियो आ गया 15:36। भाई, इस ट्रायंगल को, सिर्फ ऊपर वाले ट्रायंगल को देखना है आपको, ऊपर वाले बड़े ट्रायंगल को।
ये आधार एक ही ट्रायंगल है, उसमें आपने बीच में एक पॉइंट में इस आधार को बांट दिया जहां से एरिया 15:36 है। अगर एरिया 15:36 है दोस्तों, तो इन आधारों की लंबाई का अनुपात भी 15:36 होगा, यानी डीई और सी का अनुपात 15:36 दोस्तों, यानी 5:12। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आप नीचे वाले ट्रायंगल को देखो दोस्तों, नीचे वाले ट्रायंगल मतलब इस नीचे वाले बड़े ट्रायंगल को देखो। आधार बढ़ गया दोस्तों 5:12 में, तो इन क्षेत्रफलों का अनुपात भी, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE और एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC का एरिया भी किस अनुपात में होगा दोस्तों? 5:12 में। पक्की बात है। अब आप ध्यान से सुनना, 5:12 में इन दो ट्रायंगल्स का अनुपात है। आपको 5 वाले की वैल्यू 9 दी है, आपको इसकी वैल्यू पूछी है, यानी 9/5 × 12 दोस्तों। 9 × 12 108, 108/5 यानी 21.6 आंसर है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इंटेलिजेंट आदमी इतना नहीं लिखेगा। ध्यान से मेरी बात सुनना। ये एक ट्रायंगल है दोस्तों, इसमें एक लाइन ऐसे लगाई, फिर ई पॉइंट बनाया, ये 4 ट्रायंगल्स में बांटा। इस आधार पे दोस्तों, इस आधार पे 2 ट्रायंगल्स ऊपर की तरफ जो बनाए हुए आपको दिख रहे हैं, इनका रेशियो 15:36 है, तो इन दोनों का रेशियो भी 15:36 होगा। आपको 9 दिया है इस 15 के बराबर, तो इस 36 की वैल्यू कितनी होगी? आपको मिलेगा 21.6, यानी फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि पूरा विचार अगर लिखना चाहो दोस्तों, तो ट्रायंगल ADE अनुपात ट्रायंगल AEC अगर 15:36 है, तो जो आधार है इनके DE अनुपात EC ये भी 15:36 होंगे, और इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE या BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC भी 15:36 होंगे। ये BDE का एरिया असली में आपको 9 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और आपसे ये पूछा है, तो 9 असली वाला 9 इस 15 के बराबर, और 36 की वैल्यू बताओ। इससे आपको मिल जाएगा 21.6। जिस अनुपात में आधार होते हैं उस अनुपात में क्षेत्रफल होता है, यानी जिस अनुपात में क्षेत्रफल होते हैं उस अनुपात में आधार होता है। अगर आधार का अनुपात 15:36 है, तो नीचे वाले दोनों ट्रायंगल का अनुपात भी 15:36 होगा। 9 15 हिस्सों के बराबर है, तो 36 हिस्सों की वैल्यू बताओ। 21.6 आपका आंसर आएगा। अगर हमारा हाथ साफ हो दोस्तों, अगर हमारा हाथ साफ हो, तो ये क्वेश्चन करने में आपको 5 सेकेंड लगेंगे। डायरेक्टली करोगे कि 15 9 के बराबर, तो 9/15, और इस 36 की वैल्यू इसके बराबर होगी इंटू 36, 21.6। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, यूनिट्स है तो यूनिट्स। दोस्तों कमेंट करके बताओ क्या ये बिल्कुल भी मुश्किल था? कमेंट करके बताओ क्या ये बिल्कुल भी मुश्किल था? हैं? सबके कमेंट्स दिख रहे हैं, किसी को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा कमेंट नहीं चल रहा है। कमेंट दिख रहे हैं सबके। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या समझ में आ रहा है, क्या दिमाग में घुस रहा है, क्या एकदम बढ़िया क्वेश्चन था जिसे आपने बहुत आसानी से कर लिया। नहीं आया समझ? ओके, देखो दोस्तों, जिनको नहीं आया वो देखना। ये एक ट्रायंगल है दोस्तों, एक लाइन ऐसे लगाई, एक लाइन ऐसे लगाई। आपसे कह रहे हैं ये एरिया है 9, ये एरिया है कितना, 15 था। ये एरिया कितना था, 15 और 36 था, सॉरी 15 और 36। ये एरिया है 15, ये एरिया है 36, ये एरिया है 9, ये एरिया बताओ। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये ट्रायंगल है ABC, ये D है और ये पॉइंट E है।
आप मुझे बताओ, कल हमने पढ़ा क्या कि बेस का रेशियो इज इक्वल टू एरिया का रेशियो। क्या ये कल आपने पढ़ा है? विद रीजन पढ़ा है आपको? देखो दोस्तों, ये एक ट्रायंगल है, मैं आपसे कह रहा हूं ट्रायंगल ADC में, ADC में ट्रायंगल ADE, ADE और ट्रायंगल AEC का रेशियो इनके आधार यानी DE और EC के अनुपात में होगा या नहीं होगा। सिर्फ इस ऊपर वाले ट्रायंगल को देखो, जिस अनुपात में रेशियो है उसी अनुपात में आधार होगा, यानी DE और EC का रेशियो भी 15:36 आएगा, 15:36। आप काट के 5:12 भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों, अब नीचे वाले ट्रायंगल को देखो, अब नीचे वाले ट्रायंगल को देखो दोस्तों। अब देखो आप ट्रायंगल BDC में, ट्रायंगल BDC में दो आधार पर, भाई अब ये आधार होगा क्योंकि ये शीर्ष है ना, तो आधार DE अनुपात EC, DE अनुपात EC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE अनुपात ट्रायंगल BEC। DE और EC का अनुपात आपने निकाल लिया है 15:36 और BDE का एरिया आपको दिया है 9, BEC का एरिया आपसे पूछा है। अब दोस्तों इस x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू निकालिए 36 इंटू 9/15, 3 से जाएगा 5 बार, 3 से जाएगा 12 बार, 12 इंटू 9 108/5 यानी 21.6, 21.6। मैं आपसे ही कह रहा था कि इसको जरा शॉर्ट में समझो। एक ऊपर वाला ट्रायंगल है और एक नीचे वाला ट्रायंगल है। ऊपर वाले ट्रायंगल को ये पॉइंट 15:36 में बांटता है, तो नीचे वाले दोनों ट्रायंगल्स को भी तो 15:36 में बांटेगा, तो 9:15 के बराबर है। तो 36 की वैल्यू बताओ, इससे आपको आंसर 21.6 मिल जाएगा। डिटेल में तो मैंने लिखा है दोस्तों, पर डिटेल एग्जाम में यूज नहीं कर पाओगे। ये डिटेल्स तो मन में होनी चाहिए। भाई ऊपर वाले ट्रायंगल को ये पॉइंट 15:36 सेंटीमीटर स्क्वायर में काटता है, तो नीचे भी इसी रेशियो में काटेगा, इसी रेशियो में। 9:15 के बराबर है, तो 36 की वैल्यू कितनी होगी? 21.6 होगी। इस तरह से आपको आंसर देना है, मतलब 5 सेकंड का क्वेश्चन था ये। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जरा करके दिखाओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जरा करके दिखाओ। हाँ दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई तो क्षेत्रफल बताओ। दोस्तों आपको याद है क्या कि ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2a। याद है तो बता रहा हूं। और आपको ऊंचाई दी है 10√3, 10√3, ये बराबर है √3/2a के। तो यहां से a की वैल्यू हो जाएगी 10/√3/√3 इंटू 2, यानी a की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 20।
ए की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। आपसे पूछा है उसका क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर, यानी √3/4 ए यानी 20 का स्क्वायर 400, यानी √3 × 400/4 यानी 100√3, 100√3। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगर इसका आंसर भी नहीं आया दोस्तों आपका, तो ये तो मेरे लिए डूब मरने जैसी बात है। तो ये मेरे लिए डूब मरने जैसी बात है। इसकी जगह आप एक और चीज याद रख सको तो याद रखना, सुनना। h = √3/2a होता है। यहां से आप a की वैल्यू लिख सकते हो 2/√3h, 2/√3h, हाँ या ना। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर। दोस्तों यहाँ a की जगह अगर आप 2/√3 करोगे, a की जगह 2/√3 इंटू h का स्क्वायर, तो ध्यान से देखना आपको क्या मिलेगा दोस्तों। ये आपको मिलेगा √3/4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3 और h स्क्वायर। 4 से 4 गया, √3 से √3 गया। मतलब आप एक और चीज याद रख सकते हो, अगर रखो तो 1/√3 h स्क्वायर, 1/√3 h स्क्वायर। दोस्तों आप ये भी याद रख सकते हो एरिया का फॉर्मूला। आपने एरिया का एक फॉर्मूला तो ये याद किया है, आप एरिया का एक और फॉर्मूला याद कर सकते हो, 1/√3 h स्क्वायर, 1/√3 h स्क्वायर। अगर आप यहीं रख देते 1/√3 इंटू एच स्क्वायर, एच दिया है 10√3, तो 10√3 का स्क्वायर, 10√3 का स्क्वायर करोगे तो 1/√3, 10 का स्क्वायर 100, √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3, √3 से √3 गया, 100√3 आपको मिला। तो पूरे प्रोसीजर पे जाना है या डायरेक्टली करना है, ये पूरी तरह आपकी चॉइस है। आपको हाइट दिया, आप भुजा निकाल लो और भुजा वाले फॉर्मूले में डाल दो, या सीधे हाइट जो आपको दी है, सीधे हाइट जो दी है उससे डायरेक्टली भी कर सकते हो, 1/√3 h स्क्वायर, 1/√3 h स्क्वायर से डायरेक्टली कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं, जरा गौर से देखना।
अंग्रेजी में लिख रहा हूं। दोस्तों क्वेश्चन को, इसको नोट को देखो और मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखना। समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से, दोस्तों एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु होना चाहिए, समबाहु लिखा है मैंने, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर किसी बिंदु से, सपोज करो ये अंदर मैंने कोई बिंदु बनाया, ये अंदर कहीं भी है ना, से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब, तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब, यानी ये लंब है अगर 90 डिग्री, ये लंब है अगर 90 डिग्री और ये लंब है अगर 90 डिग्री, तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब यदि x y z हो, ये हो x, ये हो y और ये हो z, तो त्रिभुज की ऊंचाई x y z होगी, तो त्रिभुज की ऊंचाई x y z होगी। मतलब इसकी जो दोस्तों ये जो h होता है, ये जो h है ये x प्लस y प्लस z होगा। जरा देखना कैसे, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले इस नोट को लिख लो, पहले इस नोट को लिख लो दोस्तों, मैं एक्सप्लेन करूंगा। और जो बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं h1 प्लस h2 प्लस h3 इज इक्वल टू h, वही तो मैं बोल रहा हूं दोस्तों, अभी सब समझाऊंगा, डोंट वरी, अभी सब समझाऊंगा, डोंट वरी। दोस्तों ध्यान से सुनना, अब ये एक ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, समबाहु, यानी ये भुजा भी A, ये भुजा भी A, ये भुजा भी A, कोई भी पॉइंट है दोस्तों, उस पॉइंट से यहाँ पे लंब डाला, यानी इसकी हाइट अगर h1 है, यहाँ से यहाँ लंब डाला, सपोज करो इसकी हाइट h2 है, और सपोज करो यहाँ लंब डाला, इसकी हाइट h3 है। परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स आर h1 h2 एंड h3, उस आंतरिक बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब h1 h2 h3 हो। ठीक है, तो हमने रटा कि जो पूरा h है ट्रायंगल का वो h1 प्लस h2 प्लस h3 होगा। ये क्यों हुआ मैं आपको दिखाता हूं, प्रूफ यानी सबूत देते हैं दोस्तों। दोस्तों एक बात बताओ, मैं यहां से 3 ट्रायंगल बना रहा हूं, जरा गौर से देखना। कौन से ट्रायंगल बनाए मैंने, A, B, C और ये पॉइंट है दोस्तों D। आप मुझे बताओ ट्रायंगल ABD का एरिया प्लस ट्रायंगल ADC का एरिया प्लस ट्रायंगल BDC का एरिया, अगर इन तीनों ट्रायंगल्स, ये जो ब्लू लाइन से दोस्तों ट्रायंगल बनाए हैं, अगर इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया मैं जोड़ लूं, अगर मैं इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया जोड़ लूं, तो क्या ये मुझे ट्रायंगल ABC का एरिया देगा? अगर मैं इन तीनों, ये जो ब्लू लाइन से दोस्तों आपको 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं,
अगर मैं इन तीनों का एरिया जोड़ लूं तो क्या वो इस पूरे ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा? दोस्तों ट्रायंगल ए बी डी के लिए एरिया क्या होगा? हाफ इंटू आधार, आधार है ए और हाइट है h1। ट्रायंगल ADC दोस्तों, ADC के लिए एरिया होगा हाफ इंटू आधार यानी a इंटू ऊंचाई h2। और ट्रायंगल BDC दोस्तों, इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू आधार, आधार है a इंटू ऊंचाई h3। और ये बराबर है दोस्तों हाफ इंटू पूरे ट्रायंगल का आधार a इंटू ऊंचाई h, पूरे ट्रायंगल की ऊंचाई h। ध्यान से सुनना, हाफ a कॉमन निकाल रहा हूं, यहां बचा h1, यहां बचा h2, यहां बचा h3 इज इक्वल टू हाफ इंटू a इंटू h। दोस्तों हाफ और a कट गया, h1 प्लस h2 प्लस h3 इज इक्वल टू h। यानी ये किसी भी अंदर कोई भी बिंदु है, अंदर कोई भी बिंदु है, वो माध्यिका पे है या कहाँ है, ऐसी कोई ज्योमेट्री वाली बात नहीं कर रहा हूं, अंदर कहीं यहां पे भी बिंदु हो जाए, वहां से तीनों भुजाओं पे जो लंब पड़ेगा वो इस पूरे ट्रायंगल के लंब के समान होगा। दोस्तों ध्यान से मेरी बात को सुनना, h1 प्लस h2 प्लस h3 का टोटल पूरे ट्रायंगल की h के बराबर है। अब ये क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा मैं अभी आपको समझाता हूं, जरा इसको लिख लो। इक्वल टू h, h1 प्लस h2 प्लस h3 इज इक्वल टू h। दोस्तों आप ध्यान से सुनो, नहीं लिखा है अगर प्रूफ तो आप लिख लेना पीडीएफ में से। क्वेश्चन में कैसे आएगा देखो, फ्रॉम एनी पॉइंट इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑन द साइड्स आर ए बी एंड सी। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स, दोस्तों ये कोई ट्रायंगल है, यहां से ये डाला ये ए है, यहां से ये डाला ये बी है, यहां से ये 90 डिग्री पे डाला ये सी है। आपसे पूछें तो उसका एरिया कितना होगा, तो उसका एरिया कितना होगा? दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना। आपको इतनी सी बात पता है कि जो h है इस ट्रायंगल की पूरी ऊंचाई है वो h1 प्लस h2 प्लस h3 के बराबर होता है, जो कि यहाँ ABC दिए हैं, हम जानते हैं। और दोस्तों ट्रायंगल के एरिया के दो फॉर्मूले आप जानते हो, दो फॉर्मूले आप जानते हो, कौन कौन से? √3/4 a स्क्वायर या 1/√3 h स्क्वायर, आप ये जानते हो। अब मेरे पास तो h है, मैं भुजा निकालने में टाइम वेस्ट क्यों करूं, यहां रख देता हूं दोस्तों। तो इसको अगर मैं यूज करूं, इसको यूज करूं तो एरिया इज इक्वल टू 1/√3 h स्क्वायर। h है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तो 1/√3 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। सपोज करो फॉर्मूले से पूरा तरीके से करोगे तो एक ट्रायंगल है दोस्तों जिसमें किसी बिंदु से एक लंब है a, दूसरा लंब है b और तीसरा लंब है c। आप जानते हो h इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और आप ये भी जानते हो h इज इक्वल टू √3/2a, यानी a प्लस बी प्लस सी, h इज इक्वल टू √3/2a। तो यहां से a की वैल्यू दोस्तों कैसी आएगी? a प्लस बी प्लस सी, ये 2 चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे। ये a की वैल्यू आ गई। एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर, यानी √3/4 a स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है? 2/√3 a प्लस बी प्लस सी। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करो। √3/4
2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। 4 से 4 गया, √3 3 को काटेगा √3 बार, आपको मिलेगा 1/√3 a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर है। पर मैंने आपसे जो कहा कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के 2 फॉर्मूले याद कीजिए। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के 2 फॉर्मूले याद कीजिए। एरिया इज इक्वल टू √3/4a² एंड एरिया इज इक्वल टू 1/√3h²। और ये जो h है दोस्तों, ये जो h है ये a प्लस बी प्लस सी यानी h1 प्लस h2 प्लस h3 के बराबर है। तो a प्लस बी प्लस सी यहां लिख दो और यही तो आपको ऑप्शन में मिल रहा है। ये 2 फॉर्मूले आपको समबाहु त्रिभुज के एरिया के याद रखने चाहिए। क्लियर है या नहीं है? अरे बात आ रही है ना समझ में? अगर आपको ये फॉर्मूला याद है दोस्तों, तो अगर आप ये फॉर्मूला जानते हैं और आप ये लॉजिक भी जानते हैं, तो आपने बस यहाँ h² की जगह a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर रख दो और ये आपको ऑप्शन में मिल गया, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ें। लिख लेना PDF में से इसका सॉल्यूशन, सिर्फ इतना लिख लो जो शॉर्ट में आपने लिखा है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो। फ्रॉम अ पॉइंट इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्टेंस ऑफ द साइड्स आर। डिस्टेंस का, दूरी का मतलब ही लंबवत दूरी होता है दोस्तों। सपोज करो मैं आपसे कहूं कि यहां से इस भुजा की दूरी, तो दूरी का मतलब लंबवत ही होगा, समझ रहे हो, परपेंडिकुलर ही होगा। और हिंदी में तो डाले गए लंबों की लंबाई लिखा ही है, तो आपको बताना है त्रिभुज की परिधि कितनी होगी। त्रिभुज की परिधि कितनी होगी? दोस्तों अभी आपने क्षेत्रफल निकाला, अब यहां परिधि पूछ रहे हैं। नॉट अ बिग डील एट ऑल। जल्दी जल्दी करो। अरे आप यहां से क्या समझे? आपसे बोल रहे हैं 3 लंब हैं, यहां से उनकी लंबाई दी है आपको √3, 2√3 और 5√3। समझ रहे हो? इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि इस पूरे ट्रायंगल की जो ऊंचाई है
वो H1 प्लस H2 प्लस H3 के बराबर होती है, यानी H इज इक्वल टू √3 प्लस 2√3 प्लस 5√3, यानी 3√3 8√3 H। फिर दोस्तों हम जानते हैं कि √3/2 AH का फॉर्मूला होता है, तो यहां से A का फॉर्मूला क्या होगा, 2/√3H, 2/√3H, और H की जगह दोस्तों रख दो, H की जगह रख दो, H की जगह रख दो H1 प्लस H2 प्लस H3 यानी 8√3। समझ रहे हो बात को कि नहीं? ये तो A का है, आपसे क्षेत्रफल नहीं परिधि पूछी है। परिधि दोस्तों 3A होती है, परिधि क्या होती है, 3A, यानी 3 इंटू A की वैल्यू क्या है, 2/√3, 8 इंटू √3, √3 से √3 गया दोस्तों, 3 दूनी 6, 6 अट्ठे 48 सेंटीमीटर। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, और आप सबके करेक्ट आंसर दिख रहे हैं मुझे कमेंट स्क्रीन पर, जो कि दिल गार्डन गार्डन कर रहा है मेरे दोस्तों, दिल गार्डन गार्डन कर रहा है। वेरी नाइस, परफेक्ट। परफेक्ट, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। जिन्हें नहीं समझ में आया उनको मैं दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप जानते हो कि H इज इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3। आपको H1 दिया है √3, H2 दिया है 2√3 और H3 दिया है 5√3। दोस्तों x प्लस 2x प्लस 5x 8x होगा, वैसे ही √3 प्लस 2√3 प्लस 5√3 8√3 होगा। आप जानते हो भुजा बराबर ऊंचाई बराबर √3/2a, तो यहां से a की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 2 चला जाएगा ऊपर, 2h/√3। h कितना दिया है भैया आपको, h आपने कितना निकाल लिया, h आपने निकाल लिया दोस्तों 8√3, यहां रख रहा हूं 2 इंटू 8√3/√3, √3 से √3 गया, आ गया 16, ये 16 a की वैल्यू आई है। पेरीमीटर परिधि होती है 3a, यानी 3 इंटू 16 यानी 48। इससे आसान इस जीवन में आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। ठीक है दोस्तों, फटाफट से इसे लिख लें, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
हाँ दोस्तों, आंसर दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो भाई? अरे आंसर दे रहे हो ना? वेरी नाइस भाई, कितना सिंपल क्वेश्चन है। एरिया दिया है और परिमाप पूछा है। एरिया यानी एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? √3/4 a²। √3/4 225, √3 दिया है, √3 से √3 जाएगा, a² इज इक्वल टू 225 इंटू 4। 225 इंटू 4, 225 15 का स्क्वायर होता है और 4 2 का स्क्वायर होता है, यानी 30। दोस्तों 30 तो भुजा है, आपसे कह रहे हैं परिमाप बताओ। परिमाप होता है 3a। 3a यानी 3 इंटू 30 यानी 90 होगा। हाँ जी, 90 बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। 90 100% करेक्ट वैल्यू है। परफेक्ट, वेरी नाइस दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे 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 बढ़ते हैं। हटा दूं ये क्वेश्चन के लिख रहे हो? और कितना इजी हो रहा है अब आपके लिए, आप देख रहे हो ना कितना इजी हो रहा है। हाथ चलेगा, जिंदगी सेट है दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन का आंसर करके दिखा दिया तो समझ जाओ सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। Corners are cut from equilateral triangle T to produce a regular hexagon H. Then the ratio of the area of H to the area of T is। कोनों के एक समबाहु त्रिभुज T से काटकर नियमित षटभुज यानी हेक्सागन 6 साइड्स वाला H बनाया जाता है। तो H के क्षेत्रफल का अनुपात T के क्षेत्रफल से क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, अब कितना सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कि एक ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब इसके सारी भुजाएं बराबर हैं। इसके कोनों को काट के एक षटभुज बनाया गया, और रेगुलर षटभुज, नियमित षटभुज मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। दोस्तों षटभुज क्या होता है? षटभुज क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, ये षटभुज होता है। देखना ध्यान से, ये कोना काटा, ये कोना काटा और ये कोना काटा, तो आपको दिख रहा है ये एक षटभुज बन गया, हेक्सागन बन गया दोस्तों। ये क्या बन गया? एक हेक्सागन बन गया। और ये एक रेगुलर हेक्सागन है, मतलब इसकी 6 की 6 भुजाएं बराबर हैं दोस्तों। इसकी 6 की 6 भुजाएं बराबर हैं, ध्यान से सुनना। इसकी 6 की 6 भुजाएं बराबर हैं, मतलब ये बराबर है और ये बराबर है।
ये बराबर है और ये बराबर है, ये बराबर है और ये बराबर है, सारी की सारी भुजाएं बराबर हैं। दोस्तों मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर मैं इस क्वेश्चन को दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन में ये लाइन यहां से यहां तक भी खींच दूं, समझ रहे हो बात को कि नहीं, ये लाइन यहां से यहां तक भी खींच दूं और एक ये लाइन यहां से यहां तक भी खींच दूं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुज हो जाएंगे। यानी अगर हर एक का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, अगर हर एक का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, आपसे पूछ रहे हैं तो H के क्षेत्रफल और T के क्षेत्रफल, हेक्सागन और ट्रायंगल के एरिया का रेशियो। दोस्तों हेक्सागन में कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 ट्रायंगल आते हैं। ट्रायंगल, इस पूरे ट्रायंगल में कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो रेशियो कितना हो गया दोस्तों, 2:3 हो गया। 2:3 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं भाई? आपसे क्या कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है समबाहु इक्विलेटरल, इसके कोने काटे और एक नियमित षटभुज, नियमित षटभुज मतलब जिसकी 6 की 6 भुजाएं बराबर हों, उस षटभुज को मैं अलग से अगर बनाऊं, उस षटभुज को अलग से बनाऊं तो देखो ये रेड वाला षटभुज हो गया, हेक्सागन हो गया। आपसे कह रहे हैं हेक्सागन का एरिया और ट्रायंगल का एरिया का रेशियो बताओ। मैंने कहा अभी बताते हैं, इसको यहां मिला दिया, इसको यहां मिला दिया, इसको यहां मिला दिया। हेक्सागन में कितने ट्रायंगल आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और ट्रायंगल में कितने आ रहे हैं, ये 6 और 3 9, यानी रेशियो कितना हो गया दोस्तों, 2:3। क्वेश्चन में क्या सीक्वेंस है, पहले H फिर T, पहले हेक्सागन और फिर ट्रायंगल, पहले षटभुज फिर ट्रायंगल, तो 6:9 यानी 2:3। पहले T और बाद में H होता तो 3:2 आता, 2:3। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों कमेंट करके बताओ क्या ऐसे क्वेश्चंस करके मजा आ रहा है या बिल्कुल लॉलीपॉप वाले क्वेश्चंस देने चाहिए मुझको। हालांकि ये भी लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है पर ये स्मार्ट है दोस्तों, सोचने से आंसर आता है। कैसे आंसर आता है, सोचने से आंसर आता है। वेरी नाइस, परफेक्ट परफेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर दीजिए। दोस्तों आप में से कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर ये पता कैसे चला, सर ये पता कैसे चला कि ये सारे ट्रायंगल इक्वल एरिया के हैं। दोस्तों ये पता ऐसे चला, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। वैसे तो क्योंकि हम पॉलीगन नहीं पढ़ रहे होंगे, बहुभुज नहीं पढ़ रहे होंगे, पर फिर भी एक नियमित पॉलीगन, एक रेगुलर जो पॉलीगन होता है दोस्तों, उसमें जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स वो सारे समान होते हैं और उसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 अपॉन n। कितने भुजाओं का पॉलीगन है, 6 भुजाओं का पॉलीगन है, षटभुज, तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी, यानी 6 - 2 4,
4 इंटू 180 अपॉन 6। दोस्तों ये 6 से जाएगा 30 बार, 4 इंटू 30 120 डिग्री। दोस्तों अगर ये पूरा एंगल 120 डिग्री का है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। और ये वाला एंगल तो 60 डिग्री का पहले से आप जानते हैं, क्योंकि ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो था वो क्या कहते हैं, इक्विलेटरल था। तो अब ये 60 120, तो ये भी क्या हुआ 60। ये भुजा भी बराबर है, ये भुजा भी बराबर है, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और इसकी तो सारी भुजाएं बराबर थी, तो ये बराबर 3-3 हिस्से होंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं, है ना? खैर अभी आप इसको इस तरह से ही देखिए, ज्यादा ज्योमेट्री में पढ़ोगे दोस्तों तो प्रॉब्लम हो सकती है। आगे बढ़ो जरा। ये क्वेश्चन का आंसर देने का वेट में आपका कर रहा था। इफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 10, देन व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ सच अ राइट एंगल। दोस्तों मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहले दिखा रहा हूं, बाद में रटवाऊंगा। दोस्तों एक ट्राइंगल है जिसमें ये है 10। आप मुझे बताओ कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण है। यदि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 10 है तो इस प्रकार के समकोण त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल। दोस्तों अगर आपको याद हो, एक ट्रिपलेट आपने याद किया था 8 6 10। ये अगर 6 हो, ये अगर 8 हो, ये अगर 6 हो, ये अगर 8 हो, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर होता है, यानी ये 10 होगा अगर ये 6 और ये 8 है। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, देख लो 100 होता है कि नहीं होता है। मतलब इसका एरिया अगर मैं निकालूं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा दोस्तों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी ये जाएगा और आपका आंसर आएगा 24। मैंने कहा ये एक आंसर हो सकता है, पर ये 100% मैक्सिमम अधिकतम होगा क्या? ध्यान से सुनना दोस्तों, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर दोस्तों होता है, ध्यान से सुनना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये अगर एरिया है तो ये तो कांस्टेंट है। जितना बड़ा बी एंड एच, जितना बड़ा एरिया उतना बड़ा। मतलब आप बी और एच को जितना बड़ा करोगे दोस्तों, वो उतना ही एरिया बढ़ता जाएगा। बी और एच के गुणनफल के समानुपात है। अब बी और एच का गुणनफल दोस्तों सबसे बड़ा कब होगा? ध्यान से मेरी बात सुनना। दो संख्याओं का गुणनफल b इंटू एच सबसे बड़ा तब होगा जब b इज इक्वल टू एच हो, जब b इज इक्वल टू एच हो। मतलब जब ये और ये बराबर हो तो इसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा होगा दोस्तों। अब आप मुझे बताओ, अगर ये 10 है, ये समान है, आपने एरिया पढ़ा है दोस्तों स्क्वायर का, अगर स्क्वायर की दोनों भुजाएं, सारी भुजाएं समान होती हैं तो जो विकर्ण होता है वो a√2 होता है, और वो यहाँ 10 दिया है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10/√2। 10/√2 का मतलब 10 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, 5 इंटू 2/√2 यानी 5√2, 5√2। अब आप ध्यान से सुनना, अगर ये भी 5√2 और ये भी 5√2, तो इसका क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार, आधार यानी 5√2 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई यानी 5√2। 2 से √2 इंटू √2 2 गया, 5 इंटू 5 कितना आया? 25। जबकि आपने पाइथागोरस की वैल्यू दोस्तों 6 और 8 ली थी तो 24 ही आया था। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। b और h जितना बड़ा एरिया उतना ही बड़ा, और b इंटू एच मैक्सिमम जब b इज इक्वल टू एच हो, यानी ये दोनों बराबर हों। ध्यान से सुनना, इसका मतलब दोस्तों, इसका मतलब आपको एक ऐसा ट्रायंगल मानना है जिसमें ये 10 हो और ये दोनों बराबर हों a। तो आप कहेंगे 10 इज इक्वल टू a√2, a इज इक्वल टू 10/√2, 10/√2 यानी हाफ इंटू a 10/√2 इंटू b 10/√2, 100 अपॉन 2 इंटू 2 4,
इससे आपको मिलेगा 25। आपको इस चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, दो चीजों का गुणनफल अधिकतम तब आता है, दो चीजों का गुणनफल अधिकतम तब आता है जब दोनों क्या हो, बराबर हो। ट्राइंगल की स्पेशली बात कर रहा हूं क्योंकि ये तो 10 दिया है ना, ये तो 10 दिया है, तो ये 10 में बहुत गिनी चुनी वैल्यूज हो सकती है, पाइथागोरस के हिसाब से 6 और 8 हो सकती है। पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम तब होगा जब उसका लंब और आधार समान हो। जब लंब और आधार समान होगा तो उसका क्षेत्रफल अधिकतम होगा। लंब और आधार समान करने के लिए हमने 10/√2 या 5√2 भी लिख सकते हो और वहां रखा तो एरिया 25 मैक्सिमम आया, 25 यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नौ 8 10 ट्रिपलेट होते हैं, ये कौन कह रहा है भाई? 9 8 10 ट्रिपलेट होते हैं, करके देखो। 9 8 10 ट्रिपलेट हो सकते हैं क्या? ये 9 है, ये 8 है, ये 10 है, क्या ये ट्रिपलेट होगा? 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, इनको जोड़ के 10 का स्क्वायर 100 आता है क्या? कैसी मूर्ख बातें कर रहे हो? ट्रिपलेट क्या होता है बता तो चुका हूं 100 बार। खैर यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर 25 है। दोस्तों त्रिभुज के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रोकेंगे और कल हम चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल्स के क्वेश्चंस पर आएंगे। लगातार पढ़ना उसके लिए आपको ज़रूरी है। फिर जब मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा तो एक बार दोबारा से सभी मेंसुरेशन के सभी हिस्सों पे 2-2 3-3 क्वेश्चंस बना के लेकर आऊँगा। पर अभी दोस्तों समय हमको इससे ज़्यादा मोहलत नहीं देगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगातार उत्कर्ष के माध्यम से पढ़ते रहिए, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।